लाइव है। अस्सलामु अलैकुम, आई एम मारिया एहतशाम, यूनिवर्सिटी से हूँ मैं। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। एंड यहाँ पर आज होलिस्टिक की टीम की मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। होलिस्टिक की को फाउंडर हूँ एंड एचआर हूँ। हमारे साथ होलिस्टिक का एक पेज है जहाँ पर आप आकर हमारे सेशंस देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि होलिस्टिक क्या है। होलिस्टिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज से मुराद वो वाली सर्विसेज जो कि फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट देंगे, ठीक है। और ये केपीके का फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म हम बनाने जा रहे हैं जो कि बन चुका है। ये हमारे साथ वेबसाइट है, वहाँ पर डिफरेंट थेरेपिस्ट ऑन बोर्ड होंगे जो कि आप लोगों की ट्रीटमेंट करेंगे। इन क्लिनिक्स हम पेशेंट्स को रेफर करते हैं इस पर, तो वहाँ पर हमारे साथ आएंगे डिफरेंट थेरेपिस्ट होंगे। उनकी आपको पूरी डिटेल वहाँ शो हो रही होगी। वहाँ पर हर थेरेपिस्ट की प्रोफाइल होगी, रेटिंग होगी। आपको जिस थेरेपिस्ट के साथ भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप शेयर करें, फिर हम वहाँ पर रेटिंग के जरिए आपको शो करेंगे। चलते हैं आज के शो की तरफ। आज के जो लाइव टॉक सेशन है उसकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ आज होंगे डॉक्टर शाहिद आलम पीटी, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर रह चुके हैं और आज हमारे साथ वो बात करेंगे। टॉपिक है उनका लो बैक पेन, ठीक है। डॉक्टर शाहिद आलम जो हैं तो वो ग्रेजुएटेड हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से और क्लिनिक इंचार्ज हैं गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में और 2 बार पोजीशन ले चुके हैं इंटरनल कॉन्फ्रेंस कंपटीशन में और फार्मेसी गाइड भी करते हैं एंड प्रैक्टिस में भी वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वी वेलकम डॉक्टर शाहिद आलम टू जॉइन आवर टॉक सेशन। वो अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम सर, आप अपना कंटिन्यू करें। Thank you so much for invitation. Actually, मैं होलिस्टिक टीम जो है उसका बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया एज ए गेस्ट। ये होलिस्टिक जो है एक तो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है फिजिकल थेरेपी के लिहाज से। इसमें तकरीबन 3 बेसिक डिसिप्लिन है: फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। होलिस्टिक टीम के जरिए ये पूरी केपीके में ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है होलिस्टिक टीम। इसने मुझे आज मौका दिया ताकि मैं इस सेशन में लाइव हिस्सा ले लूँ और फिजिकल थेरेपी के लिहाज से और ये जो है फिजिकल थेरेपिस्ट का रूल है उसको मैं थोड़ा एलेबोरेट करूँ, एक्सप्लेन करूँ। और इसके साथ साथ मेरा जो मेन टॉपिक है वो है लो बैक पेन। लो बैक पेन पे मैं बात ही करूँगा कि इसका काज क्या है, इसका सिम्टम क्या है, इसका कौन कौन से एरिया पे इफेक्ट करता है और उसके साइड इफेक्ट क्या है और इसके लिए ये मेडिसिन जरूरी है या सर्जरी या फिजिकल थेरेपी जो हम मेनली वर्ड यूज करते हैं उसके जरिए हम इसकी ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि फिजियोथेरेपी होता क्या है, कौन सी फील्ड, एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या है हमारी लाइफ में? एज अ पेशेंट, एज अ क्लाइंट हम आपके पास आए तो आपका क्या रोल है हमारी लाइफ में? ये है कि फिजिकल थेरेपी एक ब्रॉड टर्म है। इसमें हम डायग्नोसिस भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं। इसमें हम डेवलपमेंट जो है मसल की स्ट्रेंथ, लेंथ, मसल का जितना भी पार्ट है उसका रिस्टोरेशन है उस पर हम काम करते हैं क्योंकि हमारा बॉडी मेजॉरिटी जो है मसल से बना है। तो इसमें हमारा फोकस जो है मसल पे होता है, डिस्क पे होता है, वर्टेब्रा पे होता है और ये एक ऑटोनोमस प्रैक्टिस है। इसमें हम डायरेक्ट पेशेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनको डायग्नोस कर सकते हैं।
इसमें हमारा फंक्शन ये है कि हम फिजिकल थेरेपी के ज़रिए एक पेशेंट को इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने के तरीके सिखाते हैं कि वो किस तरह खुद अपना काम किस तरह वो कर सकता है, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, उसका फंक्शनल एक्टिविटी ठीक हो, वो हर एक चीज़ में हिस्सा ले। तो इसकी वजह से फिजिकल थेरेपी का जो फील्ड है वो आगे प्रोग्रेस हो रहा है। तो सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि फिजियोथेरेपी की कितनी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं? हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं, शेयर करें ज़रा। आजकल जो है तकरीबन फिजिकल थेरेपी 7 ब्रांचेस पे काम करती है। इसमें एक है कार्डियोपल्मोनरी, जो कि आजकल हम जो टीबी वगैरह या अस्थमा या जितनी भी लंग कंडीशन है वहाँ पर स्पूटम हो तो उसके लिए हम कार्डियोपल्मोनरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा सीपी पेशेंट होते हैं उसके लिए, बच्चे होते हैं उसके लिए फीड्स फिजियोथेरेपी होती है। बूढ़ों के लिए जो कि ओल्ड एज के होते हैं उसके लिए जीरियाट्रिक्स फिजिकल थेरेपी होती है। स्पोर्ट्स, इसमें एक ब्रांच है स्पोर्ट फिजिकल थेरेपी, जितने भी हमारे प्लेयर है उसमें स्पोर्ट फिजिकल थेरेपी हम देते हैं। और ये है कि इसमें और ये है कि न्यूरोलॉजिक फिजिकल थेरेपी भी होती है। अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए या और नर्व सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी फंक्शन हो और डिस्टर्ब हो जाए तो उसको हम न्यूरोलॉजिक फिजिकल थेरेपी कहते हैं। इसमें है कि ऑर्थोपेडिक, आजकल जो है ऑर्थोपेडिक फिजिकल थेरेपी में भी इसमें होता है, जो कि बोन के जॉइंट मसल और जो ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं जिसमें बोन वीक हो जाते हैं तो उसको प्रिवेंट करते हैं। तो तकरीबन 7 ब्रांचेस ऐसे हैं कि फिजिकल थेरेपी उस डोमेन में काम कर सकती है। ओके सर। सर आपका जैसे कि आज टॉपिक है लो बैक पेन, तो क्या आप बता सकते हैं पेन होता क्या है और इसकी कॉजेस क्या होती है? ये हमें कैसे पता चलेगा कि लो बैक पेन का हमें प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर इसकी वजह क्या थी कि जिसकी वजह से हमें ये लो बैक पेन हो गया? फर्स्ट तो ये है कि मैं डिफाइन करूंगा कि लो बैक पेन में कौन सा एरिया आता है। लो बैक पेन में यह है कि जो 12 रिब्स है उससे लेकर जो हमारा T12 या 12 रिब जो है उससे लेकर अच्छा, ये है कि मैं लो बैक पेन को डिफाइन करूंगा कि लो बैक पेन हमारे 12 रिब से लेकर जो ग्लूटियल जो इंफीरियर पोर्ट है वहां तक होता है। इसमें हमारे साथ लंबर वर्टेब्रा आते हैं और T12 T1 भी आता है, T11 T12 भी आता है और लंबर एरिया इसमें मेनली इन्वॉल्व है। लो बैक पेन जो है तकरीबन अगर हम देखें तो हॉस्पिटल में जितनी भी ओपीडी विजिट होते हैं तो उसमें सबसे कॉमन जो है कॉमन फूड है और उसके बाद जो है लो बैक पेन का प्रॉब्लम ज्यादा होती है। लो बैक पेन का अगर हम देखें तो इसका तकरीबन जिंदगी में, मैं एक आर्टिकल देख रहा था, जिंदगी में तकरीबन हर एक को एक दफा जरूर लो बैक पेन होगा, क्योंकि लो बैक पेन का रेशो अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है। ठीक है, लो बैक पेन बास कंडीशन में सिम्टोमेटिक होते हैं, बाद में एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो लो बैक पेन की काजेस को अगर हम देखें तो ये है कि मेन काज इसका होता है ट्रॉमा और डिजेनरेशन। अगर किसी को मोटर व्हीकल या कोई फॉल करे, अगर अगर मुख्तलिफ किस्म के ट्रामा इसमें आ सकते हैं, तो ये एक का ट्रामा है। दूसरा है डिजेनरेशन। लो बैक पेन में डिजेनरेशन जब एज ज्यादा हो जाती है तकरीबन 50 प्लस, तो उसमें ये डिजेनरेशन आ जाती है। तो उसकी वजह से डिस्क के दरमियान जो है वो स्पेस वर्टेब्रा के दरमियान स्पेस कम हो जाती है, उसकी वजह से लो बैक पेन होती है। दूसरा है कि अगर अब हम और वेट को उठाए और वेट को ऐसी कंडीशन में उठाए ताकि हमारा ये लंबर स्पाइन जो है स्पाइनल कार्ड वो प्रॉपर कंडीशन में ना हो, तो उसकी वजह से डिस्क बल हो जाती है। जब डिस्क बल हो जाती है तो उसकी वजह से वो नर्व पे प्रेशर आती है जिसकी वजह से लो बैक पेन हो जाती है। लो बैक पेन मेनली अगर हम देखें कि वजन उठा रहा है और उसका मैकेनिज्म ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी जो लंबर के जितनी भी मसल है
वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो मसल जो है एक्शन नहीं करते, वो वजन नहीं उठा सकते, वो सिर्फ लंब वर्टेब्रा को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी वजह से अगर वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते और हम कोई वेट उठाए और हमारा बायोमैकेनिक्स ठीक ना हो, तो उसकी वजह से डिस्क बल्ज होता है। जब डिस्क बल्ज हो जाता है तो उसकी वजह से भी लो बैक पेन आ जाती है। तीसरा जो है इन्फ्लेमेटरी काजेस भी हो सकती है, जैसा कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। मेटाबॉलिक डिजीज भी हो सकती है। मेटाबॉलिक डिजीज में ऐसा आता है कि इसमें ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है जो कि ओल्ड एजेस में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया वो भी ओल्ड एजेस में हो जाता है। इन्फेक्शन भी आ जाती है जो कि लो बैक पेन से रिलेटेड है। इन्फेक्शन हो सकती है, और ये कि सिंड्रोम भी हो सकते हैं। उसके तकरीबन बहुत ज्यादा काजेज है, लेकिन मेन जो हमारे पाकिस्तान में है वो ओवरवेट लिफ्टिंग से होता है जी। ओके सर। सर आप बता सकते हैं कि डिस्क बल्ज क्या होता है, और डिस्क उसकी क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं? आपको नजर आ रहा है, ये एक वर्टेब्रा ये है और दूसरा ये है। ये है कि इसमें तकरीबन हमारे पास ये L5 वर्टेब्रा हो गया, और ये जो है L4 वर्टेब्रा हो गया। L5 और L4 वर्टेब्रा को मैं अगर ले लूं, ठीक है, तो ये इसी कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, ये कंडीशन में आ जाती है। ये इसका पोजीशन होगा, और इसके दरमियान ये डिस्क होता है, ये डिस्क होता है, और ये L4 L5 वर्टेब्रा है, ठीक है। अगर मैं इस पे एक्सट्रीम, ये डिस्क है और ये L4 L5 वर्टेब्रा है, अगर मैं इस पे एक्सट्रीम फ्लेक्शन करूं या एक्सटेंशन करूं तो ये डिस्क है। तो ये डिस्क जो है अपनी जगह से थोड़ा बहुत फ्लिप हो जाता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं डिस्क बल्ज। जब ये डिस्क अपनी जगह से हटता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो इसके दरमियान यहाँ पर स्पाइनल कार्ड इस तरह होता है। तो इस स्पाइनल कार्ड को कंप्रेस करता है, ठीक है ना, इस स्पाइनल कार्ड को कंप्रेस करता है। तो इस डिस्क बल्ज की वजह से जो है लो बैक पेन काज होती है, और ये है कि रेडिएटिंग सिम्टम आती है। ये डिस्क बल्ज फिर 2-3 किस्म के होते हैं। एक डिस्क बल्ज होता है। इस डिस्क बल्ज की वजह से स्पाइनल कार्ड पे प्रेशर आ जाती है, और उसकी वजह से आपकी रेडिएटिंग सिम्टम होती है जो कि लेग में ट्रेवल करते हैं। अगर डिस्क बल्ज जो है वो सेंट्रल हो तो ये है कि आपको साइन एंड सिम्टम बायलैटरल देगा। अगर ये है कि डिस्क बल्ज एक साइड पे हो तो फोरामेनल डिस्क बल्ज, तो आपके फोरामेन में जो नर्व निकलता है तो उसको इंपिंज करेगा, उसको ट्रैप करेगा, तो उसकी वजह से आपके एक लेग या दूसरी लेग में प्रॉब्लम आ जाती है। और ये डिस्क बल्ज किस तरह होती है? ये डिस्क बल्ज अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो ये हमारे साथ है लंबर वर्टेब्रा। लंबर में है ये है कन्वेक्सिटी है, लंबर मेजॉरिटी जो है ये कन्वेक्स है, ठीक है ना। तो डिस्क बल्ज क्यों होता है कि अगर कोई वो वेट उठाते हो इस तरह, अगर आप बेंड करते हो तो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर आप इस तरह बेंड करते हो तो यहाँ पर एक बल्ज निकल आती है। जब बल्ज निकल आती है तो यहाँ पर जो नर्व रूट होता है जो फोरामेन में पास होता है उसको कंप्रेस करता है, प्रेस करता है, उस पर प्रेशर आ जाती है, जिसकी वजह से आपको बायलैटरल साइन एंड सिम्टम होंगी। और डिस्क बल्ज जो है अगर मैं आपको बता दूं तो इसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है। एक है डिजेनरेशन, इसमें होती है जब एक डिस्क में, ये एक डिस्क है जो कि दरमियान में एनुलस फाइब्रोसिस है और दरमियान में न्यूक्लियस पल्पोसिस है और साइड में एनुलस फाइब्रोसिस है जो कि वर्टेब्रा के दरमियान होता है। इसमें बास टाइम ऐसा होता है कि इसमें इस डिस्क में फ्लूइड कम हो जाती है। जब फ्लूइड कम हो जाती है तो वर्टेब्रा के दरमियान स्पेस कम हो जाती है, इस तरह स्पेस कम हो जाती है क्योंकि ये स्पेस जो है ये डिस्क प्रोवाइड करता है। इस तरह इसके दरमियान एक डिस्क होती है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है डिजेनरेशन, डिजेनरेशन में इसमें फ्लूइड खत्म हो जाती है। दूसरा है प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन में कि डिस्क बल्ज होता है लेकिन कंप्लीट रप्चर नहीं होता। थर्ड जो है प्रोलैप्स है, ये कि ये डिस्क बल्ज होता है लेकिन ये एनुलस फाइब्रोसिस जो है ये
और ये न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है ये एंड तक आते हैं, लेकिन फिर भी साइन एंड सिम्टम होते हैं। लास्ट सेकंड लास्ट जो है एक्सट्रूजन होता है, जो कि न्यूक्लियस पल्पोसिस मुकम्मल निकल आ जाता है। और लास्ट वन जो है सिक्वेस्ट्रेशन, जो कि एक एक फ्रेगमेंट के जरिए इससे ये डिस्क निकलता है, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। मेन बात यह है कि अगर डिस्क बल हो जाए तो उसके लिए सर्जरी जरूरी है या नहीं, ये मेन टॉपिक ये है। और इसके लिए मेडिकेशन किस तरह हम देंगे, तो ये है कि अगर बल्ज हो गया, इस तरह ये बल्ज हो गया, ये निकल आया, ठीक है, तो अगर इसके लिए हम सर्जरी करें, मेजॉरिटी लेमिनेक्टमी होती है, तो लेमिनेक्टमी जो है सपोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जितनी भी सराउंडिंग मसल है उसमें कट आ जाती है। जब सराउंडिंग मसल में कट आ जाती है तो वीक हो जाते हैं। जब वीक हो जाते हैं, लेकिन इसका मिसाल इस तरह है कि एक कमरे के 4 दीवार है, अगर एक दीवार को आप हटा दे, दूसरी दीवार को आप हटाए, तो वो कमजोर हो जाती है। तो लेमिनेक्टमी में जो है ये लेमिना जो है इसका सर्जरी की जाती है, तो उसकी वजह से ये एरिया कमजोर हो जाती है। तो लेमिनेक्टमी से मेरे ख्याल में जरूरी ये है कि जितनी भी इसके सराउंडिंग मसल है, यहाँ पर मसल है, जिस तरह एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंटम फ्लेवन, इसको हमने स्ट्रेंथ अप करना है ताकि ये वेट मसल पे आ जाए और ये डिस्क जो है हेल्थी हो जाए। ये कि डिस्क बर्स्ट के बहुत सारे सिम्टम होते हैं, इसमें फिर शियाटिका भी आ जाती है। शियाटिका उसको कहते हैं जिसमें ये बल्स के जरिए शियाटिक नर्व पे प्रेशर आ जाती है, जो कि आपके राइट और लेफ्ट लिम्ब में पोस्टीरियर साइड ऑफ द लिम्ब वो रेडिएट करता है, तो उसकी वजह से भी पेन हो जाती है। थैंक यू सर। सर आप बता सकते हैं, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया लंबर स्टेनोसिस, ये क्या होता है? इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या होता है। मतलब हम तो समझ जाएंगे, लेकिन नॉर्मल जो लोग होते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि लंबर स्टेनोसिस होता क्या है? उसके बारे में हमें कैसे इन्फॉर्मेशन होगा कि हम अगर थेरेपिस्ट के पास जाएं तो उसे बोल सके कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है, और ये आप डिफाइन कर दें आसान जुबान में तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये है कि स्टेनोसिस एक ऐसी चीज है, स्टेनोसिस मीन नैरोइंग, स्टेनोसिस मीन नैरोइंग। ये है कि ये अगर मैं आपको मिसाल दूं, ये L5 हो गया, ये L4 हो गया, इसके दरमियान ये गैप है, ठीक है ना, इसके दरमियान ये गैप है L5 और L4, ठीक है ना, इसके दरमियान गैप है, और इसके दरमियान जो है इस तरह नर्व जो है स्पाइनल कार्ड पास होती है, L4 L5 अगर मैं एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो अगर इसमें ये है कि एक वर्टेब्रा जो है दूसरी वर्टेब्रा पे स्लिप होता है, इस तरह आगे आता है या पीछे आ जाता है, तो इसकी वजह से जो कि ये फोरामेन है, जो कि ये होल है, ये नैरो हो जाती है, तो उसको कहते हैं लंबर स्टेनोसिस। लंबर स्टेनोसिस के साइन एंड सिम्टम इस तरह है कि अगर आप वॉक करते हो, ठीक है, अगर आप एक्सटेंशन करते हो, जैसे कि पीछे चले जाते हो या वॉक करते हो, तो उसकी वजह से आपको सिम्टम आने लगते हैं। और ये है कि ये सिम्टम यूनिलेटरल भी होते हैं, बायलेटरल भी होते हैं, ठीक है ना, ये सिम्टम यूनिलेटरल भी होते हैं और बायलेटरल भी होते हैं। तो इसमें ये साइन एंड सिम्टम आते हैं, इसमें ये साइन एंड सिम्टम आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये स्टेनोसिस के लिए हम एक स्केल इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं लंबर स्पाइन स्टेनोसिस। उसका स्कोरिंग तकरीबन 7 है। ये है कि स्टेनोसिस जो है ये सडन नहीं होता, ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली होता है, और इसके लिए एज जो है प्रोन जो है स्टेनोसिस के लिए तो 50 से लेकर 60 एज तक होती है, ठीक है। इसके सिम्टम जो है तकरीबन 6 मंथ से ज्यादा होते हैं स्टेनोसिस के। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है बेंडिंग अगर आप करें इस तरह, अगर आगे बेंड स्टेनोसिस के लिए जरूरी है, अगर आप बेंडिंग करें इस तरह, बेंडिंग करें स्टेनोसिस, तो उसके सिम्टम कम हो जाएंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, ये है, अभी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है अभी। शायद आपका नेटवर्क थोड़ा सा हो गया था। मेरा नेटवर्क यहाँ से ठीक है। चले सर आप कंटिन्यू करें।
ठीक है, ये है कि ये लंबर स्टेनोसिस है। मैंने आपको बताया कि इससे साइन एंड सिम्टम किस तरह होंगे। तो ये है कि एज जो है 60 टू 70 एज 70 ईयर एज होगी। एक बात है। दूसरी है कि इसका सिम्टम जो है चिनोसिस का जो फ्लेक्शन करेंगे तो इससे ये सिम्टम रिलीफ होगा। लेकिन अगर आप एक्सटेंशन में जाएंगे, ठीक है ना, एक्सटेंशन में जाएंगे तो इसका सिम्टम जो है एक्सरबेट होगा। मतलब ये है कि इसका सिम्टम ज्यादा होगा। और ये है कि इसमें इंटरमीडिएट क्लैरिफिकेशन होगी। सबसे मेन सिम्टम ये है कि अगर आप 20-30 स्टेप इसमें लेंगे, 20 या 30 स्टेप, तो आपके पाँव जो है वो वहां पर स्टक हो जाएंगे, आप आगे नहीं जाएंगे। तो उसकी ये भी उसका एक अहम सिम्टम है कि अगर आप वॉक करें तकरीबन 1 मिनट के लिए, तो आप फिर नेक्स्ट नहीं करेंगे, तो आपको फिर बेंड करना चाहिए, ताकि आप बेंड हो जाए। तो उसकी वजह से यहाँ पर गैप हो जाती है। ये कि बेंड जैसे यूजुअली हम देखते हैं लोगों ने हाथ रखा होता है कमर पर, ऐसे हाथ रख कर और बेंड होकर चलते हैं, तो आप वही एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि अक्सर ऐसे होता है। ऐसे पेन में ये भी एक हो सकता है कि हम हाथ रख कर चल रहे हो, तो तब ये प्रॉब्लम हाँ, हमें ये हम ये है नॉर्मली देखते हैं। नहीं, ये कि वो उसका जो है नंबर का जो है वो लार्डोसिस है। वो ऐसा करते हैं कि नंबर पे हाथ रख के इस तरह चले जाते हैं, तो उसकी वजह से उसमें वो वर्टेब्रा जो है उसमें गैपिंग आ जाती है, और वो जो प्रेशर जो नर्व पे लगती है वो एक टाइम के लिए वो खत्म हो जाती है। तो उसकी वजह से ये साइन एंड सिम्टम कम हो जाती है। सही। सर आप बता सकते हैं डायग्नोसिस, ये लंबर की जो डायग्नोसिस होती है एंड हिप जॉइंट की डायग्नोसिस, इसी तरह इलियक जॉइंट की, सैक्रो इलियक जॉइंट की डायग्नोसिस हमारे साथ कुछ शेयर कर सकते हैं थोड़ी सी, इसी तरह जिस तरह आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, इसी तरह ये यूज करके। लंबर अगर हमें किस तरह पता चलेगा कि हमें लंबर में मसला है, तो ये है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और उसमें रुको में जाते हो या सजदी में जाते हो, तो उसी दौरान अगर आपको पेन होता है, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट वो लंबर का होता है। लेकिन अगर आप एक बेड में अगर आप लेटी हो, सोई हुई लेटी हो, और अगर आप करवट बदलते हो या चेयर जो कि सीढ़ियों पे चढ़ते हो, और उसी दौरान अगर आपको पेन होता है, तो मेजॉरिटी इस आईजे का होता है। और ये है कि अगर आप एक्सट्रीम रेंज में अगर आप हिप पे फ्लेक्शन करते हो या एक्सटेंशन करते हो, ठीक है ना, तो उसी दौरान अगर आपके हिप में प्रॉब्लम आ जाए, तो वो हिप से रिलेटेड है। तो हिप से रिलेटेड है तो फिर उस पर हम सिंगल स्टांस करेंगे, सिंगल स्टांस अलोंग विद रोटेशन, ट्रंक रोटेशन। उसी कंडीशन को हम देखेंगे कि ये हिप का प्रॉब्लम है या एसआईजे का है। फिर पिल्विस अगर मैं आपको दे दूं, एसआईजे के लिए हम फिजिकल थेरेपिस्ट स्पेशल टेस्ट करते हैं। इसमें एक आता है कंप्रेशन टेस्ट। ये है कि ये एसआईजे है। यहाँ पर जो है सेक्रोइलियक जॉइंट है। अगर पीछे से मैं आपको बताऊं, तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं इस तरह, कंप्रेशन टेस्ट, डिस्ट्रैक्शन टेस्ट। तो उस पे यहाँ पर पेन हमें महसूस होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस तरह सीधी लेटे हो, अगर आप बेड पे करवट लेते हो इस तरह, या लेफ्ट साइड पे आप करवट लेते हो, तो ये मूवमेंट जो है ये इस आईजे पे, जो यहाँ पर एसआईजे पे होती है, तो उसी दौरान आपको पेन महसूस होता है। और इसके अलावा अगर आप कोई जो है स्टेयर क्लाइंबिंग करते हो, सीढ़ियों पे चढ़ते हो, तो उसी दौरान भी जो है सेक्रोइलियक जॉइंट में आपका जो पेन होता है। तो ये 3 सिम्टम जो है ये इस आईजे से रिलेटेड है। और ये है कि अगर आप मस्कुलर प्रॉब्लम है या डिस्क का प्रॉब्लम है, अगर आप तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह एक 10 टाइम्स बेंडिंग करते हो, और उसी दौरान अगर आपके लंबर में पेन होता है, तो वो जो है मसल से रिलेटेड है। और अगर उससे पेन नहीं होता, तो फिर जो है डिस्क से रिलेटेड है। दूसरी बात यह है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये डिस्क का मसला है या ये पीछे जो जहां पर जॉइंट है इसका मसला है। तो फिर उसमें हम कंबाइन मूवमेंट करते हैं, इसको डिस्क को इस तरह रोटेट करते हैं और बेंड करते हैं। ये वर्टिब्रा जो है एक कंबाइन मूवमेंट करते हैं, इसको हम मुख्तलिफ क्वाड्रेंट में लेके जाते हैं। तो उसी कंडीशन में हम फिर डिसीजन लेते हैं कि ये पेन जो है किस वजह से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है हिप पेन है। हिप पेन यहाँ पर जो है फीमर हेड अटैच होता है यहाँ पर।
तो हिप की वजह से जो है यहाँ पर हिप को हम क्लोज पैक पोजीशन में लेके जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसकी वजह से जब हमें पेन महसूस होता है तो वो हिप से रिलेटेड है। हिप के लिए हम फिर टेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं पेबल टेस्ट, हम उसके लिए करते हैं, उसके लिए जो है ओवल टेस्ट करते हैं, थॉमस टेस्ट करते हैं, मसल की लेंथ चेक करते हैं, उसका जो है कंट्रक्चर देखते हैं, उसका शार्पनेस देखते हैं। ये सब चीजें जो है लंबर से रिलेटेड है। ओके सर। सर क्या आप बता सकते हैं कि लंबर जो टेस्ट होता है इसके लिए हम कैसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं? आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? लंबर के लिए मैंने एक बताया कि एक हम एसएलआर करते हैं, स्ट्रेट लेग रेजिंग, उसको हम लेजिक कहते हैं। एसएलआर में हम उसका जो है वो लिम्ब जो है उसको हम लोअर लिम्ब जो है उसको रेज करते हैं, तकरीबन 80 डिग्री तक हम लेके जाते हैं। तो उसमें तकरीबन अगर हम वो एंगल देखें तो तकरीबन 30 डिग्री तक वो जो है वो नर्व जो है उसका स्लैग आता है, वो नर्व स्ट्रेच होते हैं। फिर अगर 30 से लेकर 75 डिग्री तक अगर हम उसका पांव उठा रहे तो वो हमें डिस्क का प्रॉब्लम देगा, और अगर उससे आगे हम चले जाए तो वो हमें जॉइंट का मसला बताएगा कि एसआईजे में प्रॉब्लम है या हिप जॉइंट में है या लंबर में है। तो उसकी वजह से हमें पता चलता है। दूसरा ये है कि हम ट्रेडमिल एक्टिस है उस वो करते हैं या बाइसाइक्लिंग टेस्ट है वो करते हैं कि उसमें लंबर की वजह से पेन आती है या नहीं। और दूसरा है कि क्वाड्रेंट टेस्ट हम करते हैं, हम आपके लंबर को मुख्तलिफ पोजीशन और मुख्तलिफ कंडीशन में लेके जाते हैं। जिस तरह अगर हमें पता चलता है कि डिस्क का प्रॉब्लम है और वो पोस्टीरियर बल्ज की वजह से होता है तो वो जो है फ्लेक्शन से वो बल्ज पोस्टीरियर होता है तो उससे ये पेन ज्यादा होगी, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज देंगे एक्सटेंशन। अगर हम देंगे कि अगर प्रॉब्लम जो है वो पेसेट की लॉकिंग और अनलॉकिंग से होता है, यहाँ पर एक पेसेट जॉइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पेसेट जॉइन है, हम उसको लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, यहाँ पर हम मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, रोटेशन मोबिलाइजेशन करते हैं, तो स्पेसिफिक हमें पता चलता है कि कौन सी एरिया में पेन है। ये है कि लंबर से अगर हम मैं बात करूं कि कौन से वर्टेब्रा में अगर पेन है, अगर एक बंदा जो है अगर वो हिप फ्लेक्शन नहीं करता तो हमें पता चलता है कि ये L2 का मसला है। अगर वो नी एक्सटेंशन नहीं करता तो हमें पता चलता है कि ये L3 का है। अगर वो एंकल डॉर्सल फ्लेक्शन नहीं करता तो हमें पता चलता है कि ये L3 का मसला है। और इस तरह अगर वो बिग टो एक्सटेंशन नहीं करता तो ये हमें पता चलता है कि L5 का है। और अगर वो नी फ्लेक्शन नहीं करता तो ये हमें S1 S2 प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फिर हम उसका स्पेसिफिक डर्माटोम चेक करते हैं, माइटोम चेक करते हैं और इसका रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। ओके सर। तो सर आप ये बता सकते हैं कि ये जो होता है अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं शियाटिका, तो आप इसको आसान लफ्ज़ों में बताएं, मतलब हमारे जो लोग होंगे उनको भी बताएं कि शियाटिका नॉर्मल उर्दू में इसको क्या कहते हैं और ये होता क्या है, और फिर इसकी डायग्नोसिस बता दें थोड़ी सी इन सबको। ये शियाटिका इसको उर्दू में मेरे ख्याल में आरकुन निसा कहते हैं। ये है कि यहाँ से लंबर से एक नर्व आता है, उसको कहते हैं शियाटिका। उसको कहते हैं शियाटिका। जो शियाटिका के आता है तो यहाँ पर एक मसल होता है, उसको कहते हैं पिरिफॉर्मस मसल, जो कि बटक में होता है। अगर आप स्क्वेटिंग करें, ये है कि ये नंबर से एक नर्व आते हैं, उसको कहते हैं शियाटिका। अगर आप क्रॉस लेग बैठ जाए, ये है कि अगर आप इस तरह क्रॉस लेग बैठ जाए या बहुत देर तक आप किसी हार्ड सरफेस पे स्टैंडिंग करें, या अगर आप स्क्वेटिंग जो है स्क्वेटिंग पोजीशन में आप बैठ जाए या एक पाँव दूसरी पे रख के, या आपके जो बटक एरिया है उसके नीचे अगर कोई किसी का वॉलेट हो, उसकी वजह से उसके मसल पे जो पिरिफॉर्मस मसल है उस पे कंटिन्यूस प्रेशर आता है पिरिफॉर्मस मसल पे, तो उसकी वजह से वो मसल इन्फ्लेम होता है। जब मसल इन्फ्लेम होता है तो उसके नीचे अगर मैं एग्जांपल इस तरह दे दूं कि ये एक मसल है, ये इस तरह देगी, ये एक मसल है,
ये इसके दरमियान ये जो है ये नर्व निकल आया है, ठीक है, शियाटिक नर्व निकल आया है। अगर ये मसल जख्मी हो जाए फिर फार्मस मसल है, अगर ये जख्मी हो जाए, ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेशन की तरफ जाता है, ये स्विल हो जाता है। जब ये स्विल हो जाता है तो ये जो नर्व निकल आया है उस पर प्रेशर आ जाती है। जबकि प्रेशर आ जाती है हमारे बटक में, जो इसके नीचे जितने भी ये शियाटिक नर्व जो है इसका जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये शियाटिक नर्व आगे जो है और टीबियल नर्व में, तो उसका जितना भी पोस्टीरियर लेग जो है डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपको साइन एंड सिम्टम आएगी। शियाटिक अगर मैं आसान एग्जाम मिसाल में बता दूं तो ये है कि अगर आपके ये जो लेग है उसके पोस्टीरियर पीछे वाली साइड में पेन होगा जो कि नीचे जो है एंकल तक जाएगा। अगर आप बेंड होगी तो ये पेन ज्यादा होगा। बास टाइम जो है ये सिम्टम दोनों पाँव में भी आ सकती है और बास टाइम एक पाँव में भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। बास टाइम अगर दोनों पाँव में सिम्टम आ रहा है तो ये जो है मेन इसका मसला जो है लंबर में है, लेकिन अगर एक पाँव में आ रहा है तो ये मसला जो है बटक में है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, ये एक शियाटिका जो है ये नर्व होता है, ठीक है, ये नर्व होता है, ये इस तरह नीचे आ जाता है, ये इस तरह नीचे आ जाता है नर्व, तो यहाँ पर इस पे प्रेशर आ जाती है। जब यहाँ पर प्रेशर आ जाती है तो फार्मस मसल की वजह से तो ये एक ट्रैप हो जाता है, ये इस तरह ट्रैप होता है, ये मसल इसको इस तरह कंजेस्ट करता है, ठीक है, कंप्रेस करता है। तो इसका जो जितने भी पाँव में साइन एंड सिम्टम आते हैं तो ये फिर इसकी वजह से आते हैं, शियाटिका की वजह से। इसका ट्रीटमेंट जो है इसमें ये है कि हम साथ जो है सरफेस उस पर बैठते हैं, क्रॉस लेग सिटिंग को अवॉइड करते हैं, ठीक है, और ये कि एक पाँव दूसरे पाँव पे जो रखते हैं उसको अवॉइड करते हैं, और इसके लिए फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम देते हैं। सर कैसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप दे सकते हैं, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस टाइप की एक्सरसाइजेज होंगी? ये है कि इसमें अगर मैं स्ट्रेचिंग की बात करूं तो अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये हमारे साथ ये है कि ये हिप रीजन है, ये हिप रीजन है और ये हिप रीजन है, और यहाँ पर इसके अगर साइन एंड सिम्टम आ जाए, यहाँ पर मेनली जो साइन एंड सिम्टम जो है यहाँ पर आते हैं, तो इसका जो ये पाँव है उसको हम स्ट्रेट करते हैं इस तरह, इसको हम आगे लेके जाते हैं इस तरह स्ट्रेट करते हैं, तो इसका जो यहाँ पर मसला होता है तो वो मसल स्ट्रिच होता है, तो ये मसल टाइट होते हैं और ये मसल स्ट्रिच हो जाते हैं, तो ये एक स्ट्रिचिंग टेक्निक है जो कि हम फिर फार्मस में दे सकते हैं। ओके सर। सर आप बता सकते हैं कि क्वाड्रा इक्विना क्या होता है? क्वाड्रा इक्विना ये है कि इसमें जो हमारा स्पाइनल कार्ड जो है वो L2 लेवल पे खत्म होता है। क्वाड्रा इक्विना में ये है कि हमारा जो जितनी भी लोअर सिस्टम है, ठीक है ना, हमारा जो लंबर से नीचे जो जितना भी पेरिनियल एरिया है या ब्लैडर है या बाउल, थोड़ा सा जी जी आवाज आ रही है सर? L2 भी बता दो, L2 रीजन भी बता दे। L2 रीजन, जी सर। अच्छा, ये है कि हमारे साथ जो है लंबर के 5 वर्टेब्रा होते हैं। लंबर कितने हैं? 5 वर्टेब्रा होते हैं। एक है L5, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया L5, ये हो गया L4, L3, L2, L1। हमारा स्पाइनल कार्ड जो है वो रग वो यहाँ पर L2 तक खत्म होता है, उसके नीचे जो है ये एक ब्रांचेस इस तरह बनाता है, ब्रांचेस, ठीक है, ये इस तरह ब्रांचेस बनाता है, ठीक है। तो ये ब्रांचेस जो है यहाँ से सप्लाई हमारे जो है ब्लैडर को होती है, हमारा बाउल सिस्टम होता है उसको हमारा ये सप्लाई होती है। तो ये क्वाड्रा इक्विना में ये नर्व जो है ये
3 एंड L4 से नीचे जो है जितनी भी नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम बाउल एंड ब्लैडर सिंड्रोम। कार्डा इक्विना में मेन ये है कि आपका जो छोटी पेशाब होते हैं और बड़े पेशाब उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। एक जो है सिम्टम और साइन ये हो गया। दूसरा ये है कि आप जो है बायलैटरल नमनेस, टिंगलिंग, पैरेस्थीसिया, एब्नॉर्मल सेंसेशन होगी, ठीक है ना। बायलैटरल नमनेस, टिंगलिंग, और ये है कि पेरिनियम जो है या ब्लैडर में जो है उस पे आपको सेंसेशन कम आएगी। और एक दूसरा है सेडल एनेस्थीसिया। सेडल एनेस्थीसिया उसको कहते हैं कि इसमें आपका जो बटक है या आपका थाई है या लोअर पार्ट जो भी है उसमें आपको ना टच महसूस होगी, ना पिन प्रिक महसूस होगी, ना कोई दर्द वगैरह महसूस होगी। तो उसको कहते हैं ये है कार्डा इक्विना के मेन साइन एंड सिम्टम, जो कि लोअर लिम्ब में, जो कि लंबर एरिया के लोअर एरिया में जो है ये कंप्रेशन आ जाती है। सर आप इसके लिए कुछ बता सकते हैं, ट्रीटमेंट इसका कैसे हो सकता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या इसका ट्रीटमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसका ट्रीटमेंट ये है कि हम इसके जो ब्लैडर है, एक तो हम प्रेशर हटाते हैं जो कि लंबर एरिया से है। दूसरा है कि हम इसका अगर ब्लैडर पे कंट्रोल ना हो और बॉल पे कंट्रोल ना हो तो उसको हम स्टिमुलेशन देते हैं ताकि वो नर्व दोबारा उसी कंडीशन, उसी कंडक्टिविटी पोजीशन में आ जाए। तो फिर हम इसको जो ब्लैडर एरिया है उस पर स्टिमुलेशन देंगे, और जो उसका जो स्फिंक्टर, जो जितनी भी स्फिंक्टर है, एनल स्फिंक्टर हो गया, तो उसमें हम स्टिमुलेशन देंगे, उस पर हम प्रेशर डालेंगे ताकि वो सेंसेशन दोबारा उसी कंडीशन में आ जाए। एक ये है कि इसमें ब्लैडर टैपिंग करेंगे ताकि इस ब्लैडर के मसल को महसूस हो जाए ताकि मुझे कंट्रैक्ट करना है और जरूरत के टाइम मुझे रिलैक्स करना है, तो इसकी कंट्रैक्टिविटी और रिलैक्सिविटी एक्सरसाइज देनी है और इसको जो है स्टिमुलेशन देंगे, क्योंकि यहाँ पर नर्व सप्लाई कंप्रोमाइज होती है। तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के जरिए यहाँ पर हम स्टिमुलेशन देते हैं। और ये है कि जो जब भी यूरिन आती है और वो एक्सक्रीट करता है तो उसको हम वहाँ उस टाइम हम उसको ट्रेनिंग देते हैं ताकि उसको होल्ड रख के 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, तो उसकी वजह से उसका वो सिस्टम कंट्रोल होता है। तो फिर वो जो है उसको अपना बाउल और ब्लैडर का पता चलेगा और वो उसको अपनी यूरिनेशन और ये जो है उस पर कंट्रोल होगा। ओके सर, क्या आप बता सकते हैं पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या होता है? पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम मैंने जो पहले ही बताया कि ये एक मसल है पेरिफॉर्मस, जो कि हमारे जो बटक के एरिया पे सिचुएटेड है, ठीक है। ये एक थिन सा इस तरह एक मसल है जो कि इसके नीचे, ये इस तरह एक मसल है जो इसके नीचे सियाटिक नर्व पास होती है, ठीक है ना। बस टाइम हमारा प्रॉब्लम लंबर से नहीं होता, हमारा कमर दर्द जो है वो आगे से नहीं, ऊपर से नहीं आता। बस टाइम हमारी पाँव में जो दर्द होता है नीचे तक जाता है वो बटक से रिलेटेड है, ठीक है ना, बटक से रिलेटेड है, वहां से आता है, उसका ओरिजिन जो है लंबर एरिया से नहीं होता। तो पेरिफॉर्मस मैंने पहले भी बताया कि ये एक मसल है जो कि बटक में है, ठीक है ना। ये इस तरह थिन मसल है और इसके पीछे इस तरह एक नर्व पास होती है। जब ये पेरिफॉर्मस मसल इस तरह एक पीछे से नर्व पास होती है, जब ये पेरिफॉर्मस जो है इसके फाइबर में अगर यहाँ इस तरह अगर ट्विस्ट आ जाए तो ये जो है ये नर्व जो उसके पीछे पास होती है तो उस पर प्रेशर आ जाती है, वो नैरो हो जाते हैं। इस तरह ये एक नर्व पास होती है ना, तो ये इसको इस तरह कंप्रेस करता है ये मसल। जब ये मसल इसको कंप्रेस करता है तो उसकी वजह से नीचे साइन एंड सिम्टम आते हैं। तो पेरिफॉर्मस मसल में मेनली ये जो है ये मसल इन्फ्लेम होता है या इसमें इंजरी आ जाती है या ये वो स्ट्रेच हो जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से ये नर्व जो है कंप्रेस होती है। तो सर इसकी वजह से पेन हमें कहाँ और कहाँ फील हो सकता ये है कि हमारा लोअर एरिया में, ये सिम्टम जो है एक लेग में भी हो सकता है और अगर बायलैटरल बटक इन्वॉल्व हो तो दोनों में होता है। लेकिन ये सिम्टम मेनली जो है हमारा जो लिम्ब है उसके लोअर, जो हमारा जो पाँव है उसके पीछे साइड, उसके पीछे तरफ जो है ये सिम्टम आते हैं और इसका जो पेन होता है वो
ऐसा है कि शार्प शूटिंग पेन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। एक वजह ये है, एक सिम्पटम ये है कि बहुत सीवियर पेन होता है, ठीक है? और ये है कि अगर आप बहुत देर तक तकरीबन 2-3 घंटे के लिए बैठ जाए एक पोज़ीशन पे, तो उसकी वजह से भी ये पेन हो जाता है। और ये अगर आप एक लेग दूसरी लेग के ऊपर रख के, तो उसकी वजह से भी पेन होता है। और ये पेन बहुत सीवियर होता है और इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है बटक एरिया पे होता है, ये कि ये लेग के जो हमारा पाँव है उसके पीछे तरफ आता है और नीचे जो है पाँव तक पहुँचता है। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि इसमें एज मैटर करती है कि नहीं, ये किसी भी एज में हो सकता है? ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मेन जो है ये ड्राइवर लोगों में होता है। जितने भी ड्राइवर लोग होते हैं ना, या जो भी ज़्यादा देर तक सिटिंग करता है एक हार्ड सर्विसेज पे, बाज़ ड्राइवर ऐसे होते हैं वो तकरीबन 12 घंटे 14 घंटे ड्राइविंग करता है, या कोई ऐसा दुकानदार हो जो कि या शॉप वाला हो या जो ऐसा जॉब हो, इसमें तकरीबन 9 से लेकर 10, 11, 12 घंटे तक अगर बैठना हो एक कुर्सी पे, तो उसमें ज़्यादा होती है। प्रोलॉन्ग सिटिंग की ओके वजह सर। से ज़्यादा होती है। और अगर सर अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हो, जैसे कोई बार्बर होता है, इसी तरह और भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? लॉन्ग स्टैंडिंग में ये नहीं आता, लॉन्ग स्टैंडिंग में नहीं आता, लेकिन लॉन्ग सिटिंग में आता है। और उसमें तकरीबन जो लॉन्ग स्टैंडिंग वाले होते हैं उसमें लंबर प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है, और इसका जो हिप प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होती है। ओके सर। सर आप हमें कुछ लंबर प्रॉब्लम्स के लिए एक्सरसाइजेस बता सकते हैं कि क्यों कौन नहीं? कौन सी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करें उनके लिए फिर? ये है कि मैंने पहले बताया कि लंबर एक्सरसाइज के लिए हम एक फ्लेक्शन प्रोटोकॉल देते हैं। अगर पेन जो है आपके पीछे जाने में होता है पीछे की तरफ, तो उनके लिए हम आगे वाले एक्सरसाइज देते हैं इस तरह। और अगर किसी को आगे जाने में मसला हो या रुको रुको या सिजदा में जाने में मसला हो, तो उसके लिए हम पीछे वाले एक्सरसाइज देते हैं। ये है कि हर एक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज होता है। अगर मैं बात करूं, अगर किसी को आगे जाने में मसला है, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज देते हैं पीछे जाने वाला। इस तरह अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि ये वर्टिब्रा है, अगर कोई कहता है कि मैं रुकू में जाता हूँ या सजदे में जाता हूँ, तो वो उसी कंडीशन में आता है। तो इसमें अगर प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हम फिर एक्सटेंशन एक्सरसाइज इस तरह देते हैं। एक्सटेंशन एक्सरसाइज हम देते हैं, तो इसमें एक एक्सटेंशन एक्सरसाइज ये है कि हम उसको उल्टा लेटाते हैं इस तरह। अगर ये उल्टा लेट गया, इसको हम उल्टा लेटाते हैं, तो उसको कहते हैं आपने प्रेस अप करना है। अगर ये इसका हेड हो गया, ये इसमें ये अप करेगा इस तरह, फिर जो है और आगे करेगा प्रेस अप, फिर और इंक्रीज करेगा, तो उसमें इसका जो लंबर है वो एक्सटेंशन में आ जाती है। फिर इस प्रेस अप में वो रोटेशन भी करता है, क्योंकि इस तरफ मोड़ता है फिर इस तरफ मोड़ता है। इसमें अगर आप ये है कि 4 पॉइंट नीलिंग, इसको कहते हैं कि आपके हाथ भी नीचे है और ये पाँव भी नीचे है, तो इसमें आप इस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर स्ट्रेट, फिर इस तरह, इसको कहते हैं कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है। और अगर लंबर में अगर आपको पीछे जाने में मसला हो, तो फिर हम आगे जाने वाला एक्सरसाइज देते हैं। तो आगे जाने में ये है कि एक हाथ को आगे लेके जाए इस तरह, दूसरे हाथ को आगे लेके जाए, फिर ये कि आप अपने हाथ को इस तरह आगे लेके जाए, अपने पाँव तक पहुंचाए। तो ये एक्सरसाइज हम दे सकते हैं। इसके लिए हम रोटेशन एक्सरसाइज इस तरह दे सकते हैं, इस तरह रोटेशन एक्सरसाइज, इस तरह रोटेशन एक्सरसाइज, फ्लेक्शन एक्सरसाइज, स्लम्प पोस्चर उसको हम कहते हैं। कि ये कि एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बात करूँ कि हमारे माशरे में क्यों आ जाती है, ये है कि हमारा हमारा जो लंबर जो है ये हमारे साथ इस तरह है, ठीक है ना? अभी मैं बैठा हूँ इस तरह, अगर मैं इस तरह बैठ जाऊँ, तो ये हमारा पोजीशन नॉर्मल इस तरह होता है, ठीक है? ये नॉर्मल इस तरह है। लेकिन अगर मैं ये चेयर पे अभी बैठा हूँ, लेकिन अगर मैं इस तरह स्ट्रेट बैठा हूँ, अगर मैं इस तरह बैठूँ कंप्यूटर को यूज करूँ ज़्यादा देर तक, तो हमारे जितने भी बैक के मसल है या पट्टे है उस पे आ जाती है, ठीक है ना? तो पोस्चर करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी सर चेयर आप आपको जी।
थैंक यू सर। और सर इसके अलावा और एक्सरसाइजेज आप बता सकते हैं, जैसे आपने और भी बहुत सारे हमारे साथ चीज़ें डिस्कस की, उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेज आप हेल्प कर सकते हैं। और जैसे कि आज देख रहे हैं आजकल आप ड्यूरिंग कोविड एक्सरसाइजेज के लिए थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते लोग, तो उसके लिए आप कुछ गाइडेंस दे सकते हैं कि घर में बैठे बैठे आप अपने कैसे एबिलिटी को इम्प्रूव करें, या कोई ऐसी अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं कि आपको ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। मैं हर एक को ये एडवाइस दूंगा कि आजकल जो है फिजिकल थेरेपी बहुत एडवांस हुई है। ये हमारे जो जितनी भी सोसाइटी में वो तकरीबन पेन किलर यूज करते हैं और उसके एडिक्ट हुए आदी हुए। पेन किलर तकरीबन 12 घंटे 24 घंटे तक काम करते हैं, उसके अलावा काम नहीं करते। तो हमारा फिजिकल थेरेपी ऐसा है कि हम इसके काज पे काम करते हैं, पेन पे काम नहीं करते। तो मेरा मशवरा ये है कि सिम्टम तो हर किस्म के होते हैं, ठीक है। तो हमने पहले डायग्नोज करना है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन मैं ये एडवाइस करूंगा कि दिन में तकरीबन 20 मिनट 30 मिनट जरूर वॉक करें, क्योंकि वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वॉक करें। और दूसरा ये है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, आप अपनी मसल को स्ट्रेच करें, क्योंकि ये मेरा हाथ है, इस तरह लेके जाए, इसको इस तरह लेके जाए, इसको इस तरह लेके जाए, इस तरह लेके जाए। ये एक्सटेंशन में अगर आप जाना चाहते हैं, इस तरह एक्सटेंशन में आप जाए, फ्लेक्शन में जाए। ये है कि साइड फ्लेक्शन में इस तरह जाए, इस तरह साइड फ्लेक्शन में आ जाए। तो ये जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, तो उससे आप का जो है मसल का टोन भी मेंटेन रहेगा और आप हर वक्त जो है एक्टिव होंगे। मेरा एडवाइस ये है कि हर एक बंदे को एक्टिव रहना चाहिए। जितना वो एक्टिव होगा उतना उसका प्रॉब्लम कम होगा। एंड सर जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको तो ये प्रॉब्लम होगा, वो तो जितना भी कोशिश कर ले एक्टिव नहीं रह सकते। एंड ड्यूरिंग कोविड हमारी वॉक भी कम हो गई है, तो क्या ये घर पे ओल्ड एज लोग जो हैं वो भी ये एक्सरसाइजेज जो आपने अभी स्ट्रेचिंग की बताई ये परफॉर्म कर सकते हैं, क्यों या नहीं। उनके लिए और अलग क्राइटेरिया? नहीं नहीं, ओल्ड एजेस के लिए भी यही एक्सरसाइज है, लेकिन उसके लिए इंटेंसिटी कम है। यह है कि अगर एक यंग बंदा है वो 50 रिपीटिशन करता है, तो ओल्ड को चाहिए जितने भी ओल्ड पीपल है या ओल्ड पॉपुलेशन है उसको रिपीटिशन कम करना है। और ओल्ड एजेस के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके मसल जो है, अगर वो बेड में लेटे हो या तकरीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ते, तो उसके मसल और भी कमजोर होते हैं और वो इस तरह ग्रेजुअली और भी कमजोर होते जा रही है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसके मसल को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने वॉक करना है, तकरीबन दिन में तकरीबन 20 मिनट वॉक करना है। और ये आर्म स्ट्रेचेस एक्सरसाइज वगैरह अगर वो कर सकता है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता तो उसके लिए हम एंडोरेंस एक्सरसाइज दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह ये कोरोना का जो मसला आया है, तो उसके लिए अगर उसका लंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए उनको जरूरी है कि वो डीप ब्रीथ ले, इस तरह डीप ब्रेथ ले और फिर उसको रिलीज करे, फिर डीप ब्रीथ ले ले फिर उसको रिलीज करे। तो उसकी उससे इसका, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने ये चेस्ट पे हाथ रखा है, देखिए, ये देखिए, अगर मैं डीप ब्रीथ ले रहा, ये मेरा चेस्ट एक्सपेंड होता है फिर रिलैक्स होता है, फिर एक्सपेंड होता है फिर रिलैक्स होता है। तो ये एक्सरसाइज उसके लिए जरूरी है। उसके है कि इसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है और टाइडल वॉल्यूम है, ये लंग पे बहुत इफेक्ट करता है। ये एक्सरसाइज जरूर जरूरी है, ये स्ट्रेचिंग जरूरी है। और ये हमारे साथ जो है, ये एक मैट है, ये मिलता है, ये इसके जरिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बेचारे इसके जरिए भी मुख्तलिफ किस्म के एक्सरसाइज हो सकते हैं। और ये जो है तेराबेंड जो है वो एक्सरसाइज भी हम दे सकते हैं। ऐसा है कि ये अगर आप, ये है कि मेरे मेरे मेरा ये हाथ है, अगर मैं एग्जांपल इसका दे दूं, अगर ये इस तरह नहीं जाता, ठीक है ना, तो इसके लिए मैं एक तेराबेंड देता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह ये आगे लेके जाएगा। फिर ये स्ट्रेंथनिंग के लिए जरूरी है, ठीक है ना, स्ट्रेंथनिंग के लिए जरूरी है। ये है कि अगर आप जो है, अगर आप एक्सटर्नल रोटेशन इस तरह नहीं कर सकते, तो ये तेराबेंड के जरिए जरूरी है। तो ओल्ड एज में उनके लिए इस तरह एक तेराबेंड चाहिए, तो ये ये उनके लिए उनको बहुत फायदा देगा। सर आपने अभी हमारे साथ ये एक मैट शेयर किया कि आपके पास एक मैट है, ये यूज करना चाहिए,
तो सर आप बता सकते हैं कि इसकी जगह अगर हमारे घर पे कोई और मैट अवेलेबल हो या नहीं, सिर्फ हमने यही लेना है, और इसकी फिर नहीं इम्पोर्टेंस क्या है? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने ये लेना है। अगर ये है कि अगर घर पे अगर कारपेट हो, कालीन हो, लेकिन अगर इस तरह हो कि वो थोड़ा साफ हो, ठीक है ना, वो साफ हो, तो उस पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि बात एक्सरसाइज जो है सिटिंग में होती है, बात सुपाइन लाइन में होती है, और बात स्टैंडिंग में होती है। तो ये लेटने के लिए हम एक मैट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए जरूरी है। और दूसरा ये फायदा ये है कि अगर आप इस मैट को ले लें और आपका लंबर जो है सीधा है, आप इसको अपने लंबर के नीचे भी इस तरह रख सकते हैं। मुझे देखिए, ये अभी भी जो है मैं बिल्कुल एनाटॉमिकल पोजीशन में आ गया हूँ। अगर इसी पोजीशन में तकरीबन मैं 3-4 घंटे भी बैठ जाऊं तो मुझे बैक पेन नहीं होगा। लेकिन अगर ये हट जाए, इस तरह लंबर तो एरिया फिर से ये करना पड़ता है, हट जाए और प्रेशर फिर मैं मैट पे चला। जी मैंने बोला प्रेशर मैट पे चला जाता है, बंदे का लंबर का जो प्रेशर होता है वो सारा मैट पे ट्रांसफर हो जाता है, और फिर बंदा जी जी ज्यादा देर तक सिटिंग पोजीशन बिल्कुल, मेंटेन कर सकता है। प्रेशर भी जाता है। लेकिन ये है कि हमारा स्पाइन जो है वो इस शेप का है, वर्टेब्रा जो है इस शेप का है, तो हमने उस कर्वेचर को मेंटेन रखना है। ऐसा ही है कि अगर ये अभी जो है ये नॉर्मल पोजीशन है लंबर का, ठीक है ना, अभी ये मुझे दे दो। अगर किसी का ये स्ट्रेट हो गया है, तो हमने इस तरह एक पिलो इसके पीछे रखना है, ठीक है ना, तो ये इस तरह बेंड होगा। जब ये इस तरह बेंड होगा तो ये है कि ये दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आपका स्पाइन आएगा। मेरा मकसद ये है कि आप जहां भी बैठे अपनी स्पाइन का नॉर्मल जो एनाटमी है उसको मेंटेन रखें। सर कमेंट्स की तरफ जाते हैं, हमारा टाइम एंड हो रहा है, ऑलमोस्ट सेशन का टाइम एंड हो रहा है, तो कमेंट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर सुबहान अफरीदी हैं, उन्होंने बोला है कि आई हैव एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस सिंस माय अर्ली टीनेज बट इट वाजंट दैट मच पेनफुल। पहले वो इतना ज्यादा पेनफुल नहीं था, बट नाउ इट्स गेटिंग वर्स। लंबर रीजन, नेक and upper back movements are getting restricted. Any exercise suggestion? मैं बताओ, आपने स्पॉन्डिलाइसिस का वर्ड यूज किया है, ये टू टर्मिनोलॉजी है। एक को कहते हैं स्पॉन्डिलाइसिस और दूसरा है स्पॉन्डोलिस्थेसिस। इसको देख रही है, इसको कहते हैं फार आर्टिकुलरिस, इस एरिया को कहते हैं फार आर्टिकुलरिस। अगर इस एरिया में फ्रैक्चर आ जाए, ठीक है ना, इस एरिया में इस तरह अगर कंप्रेशन इंजरी आ जाए या शियर फोर्स आ जाए या इस तरह टार्जनल इंजरी आ जाए, ठीक है ना, इस तरह टार्जनल इंजरी आ जाए, तो ये एरिया ब्रेक होता है। तो स्पॉन्डोलाइसिस उसको कहते हैं कि ये एरिया ब्रेक होता है, ठीक है। और दूसरा टर्मिनोलॉजी है स्पॉन्डोलिस्थेसिस। स्पॉन्डोलिस्थेसिस में ये है कि ये एरिया भी ब्रेक होता है, और इसका जो अगर आप देखें ये एक वर्टिब्रा दूसरी के ऊपर है, ये स्पॉन्डोलिस्थेसिस में ये वर्टिब्रा स्लिप होता है, इस तरह आगे आ जाता है। ये नॉर्मल पोजीशन ये है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन ही है। और ये जो है ये इस तरह आगे आ जाता है इस तरह, तो ये प्रॉब्लम काज करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज इस तरह देंगे, इसके जो बैक के मसल है, जो कि स्टेबलाइजर मसल है, उसको हम कहते हैं मल्टीपेडाई। स्टेबलाइजर मसल को मल्टीपेडाई, और इरेक्टर स्पाइनी मसल है वो हम कहते हैं। तो वो मल्टीपेडाई और इरेक्टर स्पाइनी के स्ट्रेंथ पे हम काम करेंगे कि इसके सराउंडिंग जितनी भी मसल है, ये हो गया मसल, ये मसल हो गया, ठीक है ना, ये मसल है, तो इसको हम स्ट्रेंथ तब करेंगे। ये मसल जितना भी स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो ये इस वेट को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी वेट हमारा बॉडी का है वो L4 L5 पे आता है, ठीक है ना। तो इसके सराउंडिंग जितनी भी मसल है हम उस पे काम करेंगे, उसको स्ट्रेंथ अप करेंगे। जब वो स्ट्रेंथ अप होगा तो सारा लोड आपके पट्टों पे आएगा, आपके बोन पे कम वेट आएगा, तो उसकी वजह से आपके साइन एंड सिम्टम कम होंगे। जी तो सर ऐसी कोई इजी सी एक्सरसाइज आप शेयर कर सकते हैं? क्यों नहीं, इसके लिए हमने
मुख्तलिफ किस्म के एक्सरसाइज देने हैं। जैसा कि अगर मैं लंबर की बात करूं तो यह है कि लंबर के मल्टीपल के लिए हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज देंगे, और ये जो बिली के जो यहाँ पर जो ट्रांसवर्स ओब्लिक और ये रेक्टस एब्डोमिनस जो मसल है, ठीक है ना, उसके लिए हम जो है हमारे साथ एक टमिल ट्रिमर मशीन होता है, उसके जरिए हम वो मसल बिली के मसल को है उसको हम ट्रेन करते हैं। और इसके लिए एक एक्सरसाइज दूसरा ये है कि ब्रिजिंग एक्सरसाइज। अगर ब्रिजिंग एक्सरसाइज एक किस्म का एक्सरसाइज है, ये है कि ये मसल जो है पोस्टीरियर जितने भी मसल है अगर ये वीक हो जाए तो फिर हम उसके लिए ब्रिजिंग एक्सरसाइज देंगे। ब्रिजिंग एक्सरसाइज ये है कि इसमें हम इसको इस तरह उठाते हैं तो ये मसल कंट्रैक्ट होते हैं, तो ये मसल जब मसल कंट्रैक्ट होगा तो वो स्ट्रेंथ अप होगा, तो ये मसल जितनी कंट्रैक्ट होंगे वो मसल स्ट्रेंथ अप होंगे। तो एक ब्रिजिंग एक्सरसाइज भी हम दे सकते हैं स्ट्रेंथ अप के लिए। ये जो है पुशअप एक्सरसाइज भी हम दे सकते हैं, और ये है कि चेस्ट रेज एक्सरसाइज भी हम दे सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के एक्सरसाइज है, लेकिन ये मैं आपको नाम बहुत बताऊंगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तो अभी सेशन बहुत कम है तो बहुत अच्छा होगा। तो सर ये एक्सरसाइजेस आप हर बंदे के लिए अलग होंगी। हर अगर फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे को भी एक प्रॉब्लम है, लंबर रीजन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी सेवेरिटी पर भी चेंजेस आती होंगी कि अगर उसका सेवेयर है या फिर उसकी एज डिफरेंस, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस भी डिफरेंट होती होंगी ना। हाँ, बात मेन ये है कि अगर किसी का एज है, मेल है फीमेल है, किसी को एक्सीडेंट हुआ है, किसी को साइन एंड सिम्टम आएंगे लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हर एक प्रॉब्लम, हर एक शख्स, हर एक एज और हर एक कंडीशन में हम मुख्तलिफ एक्सरसाइज देंगे। ये एक सॉलिड रूल नहीं है कि हम सिर्फ ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज देंगे। हम कंडीशन को देते हैं, पेन को देखते हैं, साइन एंड सिम्टम को देखते हैं कि उसमें कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, तो उसके मुताबिक हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज देंगे। ओके सर। एंड सर इसके अलावा और कोई थेरेपी ट्रीटमेंट्स होंगे, कोई मसाज थेरेपी ट्रीटमेंट्स या फिर और कोई? आजकल जो है हम फिजिकल थेरेपी बहुत एडवांस हुआ है, हमारे साथ अल्ट्रासाउंड है, इंफ्रारेड है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, टेंस है, ये ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, माइक्रोवेव डायथर्मी है, हार्ट पैक है, वैक्स थेरेपी है। तकरीबन 9, 10, 11, 12 जो तकरीबन हमारे साथ लेटेस्ट मॉडलिटी है, ये सर्वाइकल ट्रैक्शन है, लंबर ट्रैक्शन है, आइस थेरेपी है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आजकल एडवांस ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बास कंडीशन में हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं, बास कंडीशन में हम अल्ट्रासाउंड लगाते हैं, थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, बास कंडीशन में हम जेल एसी लगाते हैं, बास कंडीशन में हम शॉर्ट वेव डायथर्मी देते हैं, माइक्रोवेव डायथर्मी देते हैं, गैल्वानिक करंट देते हैं, पेराडिक करंट देते हैं। मुख्तलिफ किस्म के कंडीशन है और मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट हमारे साथ यहाँ पर भी है और हर एक हॉस्पिटल में है जो कि इससे हम फायदा ले सकते हैं। तो सर जो आजकल हमारे यहाँ लोग कहते हैं मसाज को एज अ मालिश समझा जाता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कुछ परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं एंड बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, टेस्ट यूज होते हैं, बहुत कुछ टूल्स यूज होते हैं। तो आप कैसे गाइड करेंगे हमें या फिर कोई सजेशन देंगे हमें कि आगे लोगों को कि क्या डिफरेंस है और कितनी इम्पोर्टेंस है फिजियोथेरेपी की आपकी लाइफ में? फिजिकल थेरेपी अगर आपको समझ आ जाए तो ये एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। मैंने बताया 7 इसके ब्रांचेस है, इसमें ऑर्थोपेडिक है, न्यूरो है, मैं न्यूरो में अभी कर रहा हूँ एमएस। ये है कि हमारे पास जो है मैंने बताया कि वो वाला मालिश वाला और वो टकोर वाला फिजिकल थेरेपी अभी नहीं है। हमारे यहाँ पर गजाली इंस्टीट्यूट में तकरीबन 20 लाख का जो है इंस्ट्रूमेंट है। इसमें है अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट वेव डायथर्मी जो है माइक्रोवेव डायथर्मी है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, टेंस है, इंफ्रारेड है, गैल्वानिक है, पेराडिक है, ट्रैक्शन है, ट्रेडमिल है। ये हर एक कंडीशन में मुख्तलिफ मशीन जो है हम उसको मॉडलिटी कहते हैं, वो काम करते हैं। तो ये जो है आजकल फिजिकल थेरेपी बहुत एडवांस हुआ है। ये बाज लोग जो है पेन किलर लेते हैं, तकरीबन डिक्लोफेनेक लेते हैं, रोजाना लेते हैं, तो वो जो है टेम्परेरी काम करता है। लेकिन अगर ये मैं एग्जांपल दे दूं, ये है
ये डिस्क है और ये डिस्क है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये अगर किसी को समझ आ रहा है या नहीं। ये है कि ये एक डिस्क ये है और ये एक डिस्क ये है, ठीक है। मैं आसान एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये डिस्क जो है ये यहाँ से आगे निकला है, इस तरह है। अगर आप इसके लिए बहुत ज्यादा मेडिसिन का ले, बहुत ज्यादा जो है एडवांस मेडिसिन का ले, लेकिन अगर इसको वापस आप मैकेनिकली नहीं लेके जाओगे आपको पेन होगा। तो हमारा जो अप्रोच है वो मैकेनिकल अप्रोच है, जो कि हम उस स्पेसिफिक एरिया, ये है कि किसी को लंबर पेन है और उसका ये डिस्क का मसला है, वो आज भी डिक्लोपेनिक ले रहा है, कल भी लेगा, एक हफ्ते बाद भी लेगा, एक साल के लिए लेगा। डिक्लोपेनिक जो जितने भी पेन किलर है वो इस डिस्क को पोजीशन में नहीं लेके जा सकता। ये सिर्फ फिजिकल थेरेपिस्ट का काम है जो कि हर एक एरिया को अपनी पोजीशन में लेके आए। अगर ये है कि अगर इसमें ये वर्टिब्रा है, इसमें यहाँ पर स्पेस आ गई है, इस तरह इसकी स्पेस आ गई है, तो अगर आप इसके लिए बहुत मेडिसिन निकाले तो वो स्पेस खत्म नहीं होगी जब तक आप इसको अपनी पोजीशन पे ना लाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारी ऑडियंस भी आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रही है। आपका सेशन आज का बहुत अच्छा रहा। मेरी सजेशन यही है कि फिजियोथेरेपी आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, तो कभी भी इसको लाइट ना लें। सिर्फ मेडिकेशन से कभी भी कोई ठीक नहीं होता। आज के सेशन में हमने यही सीखा कि आपके लिए थेरेपी ज़रूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए मेडिकेशंस काम करेंगी, बट लिमिट तक। आपके लिए बाकायदा थेरेपी होनी चाहिए। आपको ऐसी थेरेपिस्ट के पास अप्रोच करनी चाहिए, वो आपको समझेगा, तब जाके आप आगे जा सकेंगे, आपकी लाइफ बेटर हो सकेगी। मेडिसिन खाने से कुछ नहीं हो सकता, उल्टा मेडिसिन अगर आप खा भी लें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आप अपने थेरेपिस्ट के पास जाएं, उनसे अपना ट्रीटमेंट प्लान लें और फिर उसके बाद वो जो मेडिकेशंस आपको प्रोवाइड करें उसको लें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है मेडिकेशंस की और आप वो लेते जाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। आपको मेडिकेशन लेनी नहीं है, अपना थेरेपिस्ट के पास जाना है, अप्रोच करना है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आपकी लाइफ दोबारा आ जाएगी। मेडिकेशन से आपकी लाइफ वापस वैसे ना हो जैसे शायद थेरेपी से हो जाए। एक्टिव हो जाएंगे आप, आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्टिव हो जाएगा एक बंदा तो वो वापस अपनी सोसाइटी में जा सकेगा। तो इसीलिए होलिस्टिक ने भी ये स्टेप लिया है कि 1 महीने के लिए हम डिफरेंट फिजियोथेरेपिस्ट को लाएंगे और काफ़ी स्किलफुल है। आपने जैसे आज देखा सर शाहिद आलम ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। इसी तरह हमारे पास और भी थेरेपिस्ट आएंगे, वो भी हर प्रॉब्लम को डील करेंगे, आपके साथ आकर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी वैल्यू बताएंगे, एक्सरसाइज की वैल्यू जैसे आज सर ने बताई, बहुत अच्छे तरीके से बताई। प्लीज भी आएंगे और आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसे आपकी आपको गाइड करेंगे किसी का प्रॉब्लम आ कैसे डील किया जाता है। अगर आप बोलते हैं खाने में कुछ फल में प्रॉब्लम है, कान का कोई मसला है, तो उसमें आपको गाइडेंस मिलेगी। इसीलिए हर काम जो भी प्रॉब्लम हो तो अपने थेरेपिस्ट के पास अप्रोच करें, उसके बाद फिर कोई डिसीजन लें। अपने तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एंड फिजियोथेरेपिस्ट, रिहेबिलिटेशन टीम पूरी जितनी है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए इसको कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए। मालिशी जो आजकल कहा जाता है फिजियोथेरेपिस्ट को, इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है। फिजियोथेरेपी का मतलब सिर्फ मालिश नहीं होता, इसमें बहुत अप्रोचेस यूज होती हैं एंड बहुत मुश्किल से बहुत कुछ पढ़ कर ये इस लेवल पर आते हैं। ऐसे ही कोई यहाँ नहीं आ जाता, डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन जाता। इसी तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी आपकी लाइफ में बहुत रोल है। सोशली भी वो आपको डील करते हैं, साइकोलॉजिकली भी डील करते हैं, फिजिकली भी डील करते हैं, आपकी फाइन मोटर्स पर आप काम करते हैं। सो होलिस्टिक इज प्लेटफॉर्म, ये केपीके के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी बनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है फर्स्ट एवर जिसमें कि ये पूरी टीम मौजूद है। एंड होलिस्टिक के जितने भी फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स हैं वो सब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी KMU पेशावर से ग्रेजुएट होंगे। और अभी मैं भी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी KMU में ऑक्यूपेशनल थेरेपी की 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। सो इंशाल्लाह आई विल बी डीलिंग विद ऑल यू।
और मैं भी को फाउंडर हूँ होलिस्टिक की। इंशाल्लाह आपकी लाइफ आपकी रिगेन होगी एंड यू विल बैक टू योर एनर्जी। आप में वही एनर्जी दोबारा बूस्ट अप होगी। होलिस्टिक की तरफ आए, वो आपको आपके थेरेपिस्ट से अप्रोच करवाएगा, आपको आपके डिजायर्ड थेरेपिस्ट से मिलवाएगा और आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो रुकावट आ गई है, उसको एंड करने की कोशिश करेगा और दोबारा आपको बूस्ट अप करेगा। थैंक यू सो मच। आज का सेशन होप सो सबके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आज हमने सर शाहिद से बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप कोई सजेशन देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे एंड में? ये है कि फिजिकल थेरेपी आजकल बहुत एडवांस हुई है। ये पहले जो सोच था वो अभी वो नहीं है। ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आई है, मॉडलिटी आई है, तो फिजिकल थेरेपी बहुत ज़्यादा एडवांस है। ठीक है। और दूसरा ये है कि अपने आप को एक्टिव रखिए। जितना आप एक्टिव होंगे तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। और ये कि मेडिसिन जो है उसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा है। आजकल स्टमक कंडीशन जो है, स्टमक में जितनी भी डिजीज है या स्टमक जो है प्रॉब्लम है, तो उस सबको है। तो ये है कि मेरा सजेशन ये है कि आप अगर डिक्लोपेनिक लेते हो, पेन किलर लेते हो और आप सिर्फ पेन को ट्रीट करते हो, तो ये ट्रीटमेंट नहीं है। कास्ट को ट्रीट करना है। अगर कास्ट ट्रीट हो जाएगा तो पेन खुद बहुत जो है खत्म हो जाएगी। तो ये है कि अपने आप को एक्टिव रखें। फिजियोथेरेपी आप पहले कंसर्न करें कि आपका प्रॉब्लम फिजियो से रिलेटेड है, ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड है, न्यूरो से रिलेटेड है या मेडिकल से रिलेटेड है। फर्स्ट ये कंफर्म करना चाहिए कि आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप सही डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको ठीक करेगा। ये है कि अगर आपको एक मसला है और आप दूसरी डॉक्टर के पास चले जाते हो, वो मेडिसिन खाते हो, तो उससे आप ठीक नहीं होंगे। तो ये है कि अपने आप को देखिए, अपने बॉडी को देखिए और फिर सोचिए कि मुझे कौन सी डॉक्टर के पास जाना है और किस तरह से ट्रीटमेंट लेनी है। बस ये सजेशन था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।